फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका हिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कह सकते हैं। ये आपका क्लास 6 का चैप्टर 1 है, प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखिए, ये चैप्टर हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमें सीटेट में देखने को मिला है। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या डायरेक्ट क्वेश्चन सीटेट के साथ साथ ये आपका टीचर लेवल एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए, हम उसी इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग देखें तो नर्मदा नदी में क्या हुआ था ना कि बहुत साल पहले, यानी हम लोग बोल रहे हैं जो बहुत साल पहले, मतलब कि हम लोग के कह सकते हैं कि लाख वर्ष पहले आरंभिक लोग जो थे यहाँ पे कुशल संग्राहक थे और ये आखट थे। कुशल संग्राहक थे मतलब कि जो कि जंगल पे जो आपका जंगल से जो भी चीज़ मिलता था उसी पे से वो जो है अपना जीवन यापन करते थे और जानवरों का जो है शिकार किया करते थे। यहाँ आखट मतलब शिकार होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आखट मतलब क्या होता है, तो आखट मतलब शिकार होता है। ठीक है, तो वो जानवरों का शिकार करते थे और इसी तरह अपना जो है जीवन यापन करते थे। अब हम लोग पहुँचते हैं उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ी। देखिए, सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ है, तो ये आपका उत्तर पश्चिम में है। यहाँ पे क्या हुआ था कि 8,000 वर्ष पूर्व, कितने 8,000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं और जौ का खेती हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले किस चीज़ का खेती हुआ था, तो देखिए यहाँ बताया गया है जौ और गेहूं का खेती हुआ था। कितने साल पहले हुआ था ये भी पूछा जाता है, 8,000 साल पहले हुआ था। उसके बाद कुछ जानवरों को पालतू बनाया गया था। कौन सा जानवर था, भेड़, बकरी, गाय और बैल को पालतू बनाया गया था। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका उत्तर पूर्व में गारो है, याद रखिएगा गारो का है तो उत्तर पूर्व में है। और मध्य भारत में आपका विंध्य पहाड़ी है। विंध्य पहाड़ी का है मध्य भारत में। यहाँ पे सबसे पहले चावल उपजाया गया था। क्या उपजाया गया था, चावल। चावल कहाँ उपजाया गया था, विंध्य पहाड़ी में उपजाया गया था। तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम पहुँचते हैं सिंधु और इसकी सहायक नदी। ठीक है, सिंधु और सहायक नदी में क्या हुआ था। सहायक नदी किसको कहते हैं, तो सहायक नदी उन नदियों को कहते हैं ना जो कि जाके बहुत बड़ी नदी में मिल जाती है। ऐसे छोटी मोटी नदी जो कि आके फिर बड़ी नदी में मिल जाती है, उसको सहायक नदी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि 4700 वर्ष पूर्व इस नदी के किनारे नगर फले फूले थे। आरंभिक नगर फले फूले। तो पूछा जा सकता है कि आरंभिक नगर कहाँ फले फूले थे, तो ये आपका सिंधु नदी पे और उसके सहायक नदी के तट पे फले फूले थे। कितने साल पहले, 4700 वर्ष पूर्व। उसके बाद पूछा जाता है कि गंगा और इसकी सहायक नदी के किनारे क्या हुआ था कि आपको नगरों का विकास हुआ था। कितने साल पहले हुआ था, क्वेश्चन पूछा जाता है, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अब देखिए यहाँ पे गंगा और उसकी सहायक नदी सोन नदी। आपको 4-5 नदी का नाम दिया जाएगा, उसमें से सोन नदी। अब पूछा जाएगा कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो देखिए सोन नदी है। ठीक है, और इस नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, कि दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है उसको हम लोग प्राचीन काल में मगध कहते हैं। मगध का तो नाम सुनेंगे, जो कि बहुत ही शक्तिशाली उसमें राज्य स्थापित हुआ था। और ये मगध अभी कहाँ है, तो ये आपका वर्तमान बिहार में है। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे आवाज़ जो है क्लियर आ रहा है, हमारा वॉइस या नहीं, या आपको स्लो आ रहा है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा मगध, अभी वर्तमान में हम लोग क्या कहते हैं, बिहार नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट है ना, हम उन्हीं चीज़ को आप पे डिस्कस कर रहे हैं। और ऐसे ही जो है हम सारे चैप्टर का जितने भी 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसकी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, अच्छा, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, जैसे कि अगर हम देखें पहले भी जो है लोग जो है यात्रा क्यों करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे अगर हम बोले ब्रिटिश लोग भी आए, पुर्तगाली लोग भी आए, ठीक है, और आपका डच भी आया। क्यों आया था यहाँ पे हमारा भारत पे, तो वो सिर्फ किस लिए आया था, तो व्यापार करने के लिए आया था। ठीक है, तो इसी तरह जो है ये लोग भी आज भी जो है हम लोग यात्रा करते हैं। जैसे कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ऑब्वियसली जॉब के को ढूंढने के लिए जाते हैं और वहाँ काम ढूंढने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये पहले भी होता था। तो पहले जब जो यात्राएं होती थी वो बहुत ही कठिन था, क्योंकि उसमें तो आपके पास ना ट्रेन था ना, मतलब अभी बहुत सारे साधन हैं, जैसे कि ट्रेन है, हवाई जहाज़ है, इस तरीके से आप शिप है, जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। लेकिन उस समय जो थे ऊंचा पर्वत था, पहाड़ी था, रेगिस्तान था, नदी था, समुद्र था, और इन सब को पार करके वो लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे।
अब देखिए यहाँ से आपका, चलिए ये जो साइड में रहता है ना, इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कभी कभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। यहाँ पे अब हम लोग आते हैं कि यहाँ क्या बोल रहा है, देश के नाम। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए जैसे जो आज हम लोग जो वर्ड इंडिया और भारत जो यूज़ करते हैं, ठीक है, वो कैसे इसका वर्ड इस्तेमाल किया गया। जैसे इंडिया सब जो है ना, ये इंडस से निकला है। इंडस मतलब संस्कृत में हम लोग सिंधु कहते हैं, सिंधु नदी होता है, इसको संस्कृत में हम लोग सिंधु कहते हैं, ठीक है, इंडस को। और यहाँ पे सबसे पहले ईरान और यूनान लोग जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व कहाँ से आए थे, पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से ये आए थे। कौन आए थे, तो ईरान और यूनान लोग आए थे, और इन्होंने सिंधु को क्या कहा था, हिंदूस कहा था और इंदोस कहा था। ठीक है, और इस नदी के पूर्व में जो आपका क्षेत्र था या जो भूमि प्रदेश था, उसके लिए इन्होंने इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया। किसका, इंडिया शब्द का। तो याद रखिएगा किसमें, पूरब में जो स्थित है सिंधु नदी के पूरब में, उसके लिए इन्होंने इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। और भारत नाम का प्रयोग जो है, अभी जो ये तो इंडिया हो गया, अब भारत नाम का प्रयोग कैसे हुआ, तो उत्तर पश्चिम में जो लोग रह रहे थे ना, तो उन समूह के लोगों के लिए जो है आपका भारत नाम का प्रयोग किया गया था। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संस्कृत की आरंभिक मतलब कि ऋग्वेद में मिलता है। और कितना वर्ष पुराना, तो क्वेश्चन पूछा जाता है ऋग्वेद कितना वर्ष पुराना है, तो 35 वर्ष पुराना यहाँ पे दिया हुआ है, याद रखिएगा। अब देखिए अतीत के बारे में हम लोग कैसे जाने, तो अतीत के बारे में हम लोग कैसे जाने, यहाँ पे पांडुलिपि का नाम सुने होंगे आप लोग कि पांडुलिपि क्या होता है। देखिए पांडुलिपि जो होती है ना, इसको हम लोग इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्यू मतलब होता है हाथ से जो निकला हुआ, और स्क्रिप्ट मतलब निकला हुआ, या मतलब जो हाथ से हम लोग लिखते हैं ना, उसको पांडुलिपि कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पांडुलिपियाँ जो है कैसे बनाया जाता था। तो जो ताड़पत्र तो और हिमालय क्षेत्र में आपका उगता था भुज नामक पेड़ के छाल से जो है इसका तैयार किया जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा तार पत्रों से, और हिमालय क्षेत्र में जो आपका भुज नामक पेड़ होता था उसका छाल से जो है ये पांडुलिपियाँ जो है तैयार किया जाता था। तो इसके जो छाल होता था ना, उसको एक दूसरे के साथ बांध दिया जाता था, अलग अलग हिस्से को बांध कर जो है एक किताब जैसा बनाया जाता था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पांडुलिपियाँ किससे प्राप्त होती है, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए पांडुलिपियाँ जो थी ना, बहुत सारी पांडुलिपियों को कीड़ा खा गया, और अभी भी कहीं कहीं ये उपलब्ध है। कहाँ है ये मिलता है, तो पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से में प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और जो पांडुलिपियाँ जो थी ना, इनमें से कुछ जो था संस्कृत में लिखा हुआ था, और कुछ जो था वो प्राकृत और तमिल में था। प्राकृत कौन सी भाषा है, ये क्वेश्चन आता है। तो प्राकृत जो है ना आम भाषा है। आम भाषा मतलब क्या होता है, जो कि आम लोग जो है आपका जो भाषा का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग आम भाषा कहते हैं। ठीक है, अब होता है अभिलेख। क्या होता है, तो अभिलेख वो चीज़ होता है ना जिसको हम लोग किसी ठोस पदार्थ में जो मतलब कि उत्कीर्ण किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग पत्थर में अगर कोई चीज़ लिखवाते हैं उसको हम लोग अभिलेख कहते हैं। ठीक है, या लकड़ी में अगर कुछ हम लोग उसमें उत्कीर्ण करवाते हैं तो उसको अभिलेख कहते हैं। तो यहाँ पे अभिलेख का जब भी बात आएगा तो हमारा अशोक आएगा, सम्राट अशोक आएंगे, और वहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लगभग 25 वर्ष पुराना जो है यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। और यह अभिलेख जो है अशोक नामक शासक के आदेश पे उत्कीर्ण करवाया गया था। और इस शासक के विषय में हम लोग जो है चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिपि का जो प्रयोग करते हैं लिखने के लिए करते हैं। ठीक है, और भाषा का जो है जब हम लोग कुछ बोलते हैं तब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। तो लिपि को हम लोग अक्षर से ही करते हैं, और संकेत से जो है डिनोट लिखते हैं। ठीक है, लिपि को। और देखिए यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामिक नामक दो भिन्न लिपियाँ तथा भाषाओं में है। तो अभिलेख मतलब समझ में आ गया। अब आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरातत्वविद किसको कहते हैं। तो पुरातत्वविद जो होता है जो अतीत में जो वस्तुएं होती है उसका जो अध्ययन करते हैं ना,
उसको पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, देखिए वर्तमान में कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी, और इन वस्तुओं का जो अध्ययन करते थे उन व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते थे। और वस्तु में कोई भी चीज़ आ सकता है, जैसे यहाँ पे ईंट के औसे से चित्रों तथा मूर्तियाँ हैं, फिर औजार है, हथियार है, बर्तन है, आभूषण है, सिक्के हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गया। ऐसा तत्व जो कभी नष्ट ना होता है, जो कठोर होती है उन चीज़ों की। फिर इसके अलावा जो मछलियाँ का हड्डियाँ होते हैं उन्हें भी ये लोग ढूंढते थे, ताकि इससे ये पता चले कि वो लोग क्या खाते थे। कुछ बचे हुए चावल जो जले रूप में मिल जाते थे, उन चीज़ों का भी ये लोग अध्ययन करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे पुरातत्वविद हो गया। अब इसी तरह इतिहासकार हो गया। देखिए इतिहासकार और पुरातत्वविद में क्या हुआ, इतिहासकार जो है ना कुछ लिखित स्रोत का भी मतलब कि अतीत को जानने के लिए कुछ लिखित स्रोत का भी प्रयोग किया करते थे। ठीक है, तो पांडुलिपि और अभिलेख और पुरातत्व से जो जानकारी ज्ञात होता है उसको इतिहासकार क्या कहते थे, स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। और उसी शब्द से अब ये लोग उसी चीज़ से अब ये लोग जो है अतीत के बारे में जानने का कोशिश करते थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि इतिहासकार और पुरातत्वविद जो है एक जासूस की तरह होता है, जो कि सभी स्रोत का प्रयोग करके और सुराग के रूप में जो है अतीत के बारे में जानने का प्रयास करता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता है। इसके अलावा हम लोग देखिए अतीत एक या अनेक, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है ये कि अतीत एक या अनेक। अगर हम देखें तो अभी भी लोग जो है एक जैसा नहीं है। कुछ अतीत में भी क्या होता था कि कुछ लोग जो होते थे राजा होते थे, कुछ लोग जो होते थे दासी होते थे, कुछ लोग जो होते थे किसान होते थे, कुछ लोग व्यापारी होते थे। तो उनकी अतीत भी जो रहती थी वो अलग होती थी। तो अतीत एक जैसा हो नहीं सकता है। ठीक है, कहने का मतलब यही है। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट जो है तिथियों का मतलब है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, देखिए हम लोग जो है 2000 को जो है अपना केंद्र बिंदु मानते हैं। ठीक है, यानी आरंभिक बिंदु मानते हैं। तो पूछा जाता है, और 2000 जो है ये गणना जो होता है 2000 जो हम लोग लेके चल रहे हैं, ये ईसा मसीह धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह की जन्म तिथि से की जाती है। ठीक है, तो 2000 कहने का मतलब क्या हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद होता है। ठीक है, इसको हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। कभी कभी फुल फॉर्म यहाँ से पूछ लिया जाता है कि ईसा पूर्व का मतलब कि क्या कहते हैं हम लोग, इसको मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट होता है इंग्लिश में, और हिंदी में हम लोग ईसा पूर्व लिखते हैं। इंग्लिश में हम लोग बीसी कहते हैं और हिंदी में ईसा पूर्व लिखते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट है। इसके अलावा कभी कभी हमें एडी देखने को मिलता है। एडी मतलब क्या होता है ना, एनो डोमिनी होता है। ये आपका लैटिन शब्द है और इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, मतलब 2000 केंद्र बिंदु बोल रहा है। ठीक है ना, कभी कभी एडी की जगह हमें जो है सीई देखने को मिलता है, मतलब कॉमन एरा हो गया, सीई कॉमन एरा। कभी बीसी, ठीक हो, बीसी की जगह हम लोगों को बीसीई देखने को मिलता है। मतलब बीसीई मतलब क्या हो गया, बिफोर कॉमन एरा, बीसीई बिफोर कॉमन एरा। देखिए इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि ये अधिकांश देश में अब इस कैलेंडर का प्रयोग जो है सामान्य हो गया है, इसलिए कभी कभी हम लोगों को बीपी देखने को मिलता है। बीपी मतलब क्या होता है, तो बिफोर प्रेजेंट होता है। तो देख सकते हैं कि इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको यहाँ पे बता दिए, और इसके लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद भी हो गया होगा बहुत सारे चीज़। तो ऐसे ही जो है हम चैप्टर को जो है यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जैसे कि देख सकते हैं कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो था वो 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा घाटी अभी हम बताए थे 2500 वर्ष पूर्व मगध एक बड़ा राज्य बना था, और वर्तमान जो है लगभग 2000 वर्ष पूर्व है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऐसे ही जो है हम क्लास 6 to 8 की जो NCERT की बुक है उसको हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करके लाएंगे, जिसमें हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी तीनों चीज़ें इंक्लूड रहेगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर हमारा वॉइस जो है अगर आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा और स्लो आ रहा होगा तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।